लक्ष्य के प्रायोजक हैं कौटिल्य अकेडमी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। पंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ आज मौजूद हैं अंकुर मिश्रा, जो मिश्रा क्लासेस देवास के डायरेक्टर हैं, और साथ ही मौजूद है रोशनी दुबे, जो मिश्रा क्लासेस की एक स्टूडेंट है। लक्ष्य में आपका स्वागत है। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि आप अपना मिश्रा क्लासेस के बारे में हमें कुछ बताएं। साथ ही आपकी क्लासेस में मैथ स्ट्रीम के कितने स्टूडेंट्स हैं, इस जानकारी को भी हमारे साथ साझा करें। जी, मैं मिश्रा क्लासेस को देवास में 14 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं जी। और ये एक ऐसी संस्था है देवास की जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जी। और मैथ्स स्ट्रीम में टोटल 60 to 65 स्टूडेंट्स हैं जी। और किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, मैथ्स, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट सबके लिए कंपलसरी है यहाँ पे। बिल्कुल। इसके साथ ही सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने बताया कि आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तीनों ही सब्जेक्ट्स मैथ्स, आर्ट्स और बायोलॉजी तीनों ही स्ट्रीम्स के बच्चे मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इन तीनों स्ट्रीम में से कौन सी ऐसी स्ट्रीम है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा रुचि रखते हैं? स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट अपना अपना रहता है, बट मैथ्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मैथ्स में है। अच्छा, मैथ्स में आप सबसे ज्यादा देखते हैं कि बच्चे इंटरेस्टेड हैं। बिल्कुल। चलिए रोशनी से भी बात कर लेते हैं। रोशनी, आप चलिए अंकुर जी, आपसे ही मेरा अगला सवाल रहेगा कि इन दिनों क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस का दौर रहा है। पिछले दिनों कोरोना की वजह से भी बच्चों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी, तो उसके संचालन में भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिली हैं इस काल में? बहुत सारी दिक्कत फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि अभी तक जो ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे हम लोग संचालित करते थे, लेकिन कोरोना में फर्स्ट टाइम हम लोगों को ऑनलाइन क्लास संचालित करनी पड़ी। इसका ना तो स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा आइडिया था, ना टीचर्स को। इस कारण स्टार्टिंग में कम से कम 15 to 20 डेज बच्चों को कनेक्ट करने का टाइम, प्लस उसके बाद पूरे टाइम बच्चों को ऑनलाइन स्टडी, मोबाइल में कनेक्ट रहना, जिससे उनकी आंखों पर भी असर पड़ रहा था। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बिल्कुल, देखा जा सकता है काफ़ी आजकल भी काफ़ी बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बच्चों के, और बच्चे काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं इसको लेकर, क्योंकि कोचिंग में या स्कूल में उस तरह का माहौल उन्हें इस बार नहीं मिल पाया। आपसे जानना चाहेंगे कि उन बच्चों को क्या करना चाहिए, किस तरह से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? सबसे पहली चीज तो बच्चों को अपने दिमाग से ज्यादा से ज्यादा खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करें और टेस्ट पेपर्स किसी भी कोचिंग्स के हो, किसी भी स्कूल के हो, पुराने पेपर्स हो, उनको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। और सबसे ज्यादा अगर 1 आवर्स का पेपर है तो 45 मिनट या 50 मिनट में उस पेपर को सॉल्व करें। जितना ज्यादा टाइम मैनेजमेंट करेंगे उतना ज्यादा बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी रहेगी और एग्जाम टाइम पर उनकी स्ट्रेस कम से कम रहेगी। बिल्कुल, अंकुर जी का कहना है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय दें उन सब्जेक्ट्स को जिनको आप नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए इसी के साथ हमारे साथ रोशनी, अंकुर मिश्रा जी की क्लास की ही एक स्टूडेंट रोशनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रोशनी जी, आपसे भी हम बात करना चाहेंगे। रोशनी, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि आप कौन सी स्ट्रीम से बिलोंग करती हैं, साथ ही आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरह से करती हैं? जी, मैं
पीसीएम के स्टूडेंट हूँ, 12th पीसीएम से। और मैं अपने एग्जाम की तैयारी टाइम टेबल बना के करती हूँ, क्योंकि टाइम टेबल से अगर हम पढ़ते हैं तो उससे टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो सकता है और हम सारे सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम दे सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपने स्टडीज भी उसी दौरान से कंटिन्यू करती हूँ कि अगर हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम मिलेगा तो हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो पाएगा। बिल्कुल। अंकुर जी, आपसे मैं बात करना चाहूँगी इस बारे में कि बंसल समूह जो है वो कई नीतियों को प्रोत्साहन देता है, कई नीतियाँ बच्चों के लिए चलाता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि बंसल समूह की नीतियों को हर वर्ग के बच्चों तक उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक बंसल कॉलेज की जो उपलब्धियां हैं, जो कुछ वहाँ पर किया जाता है सेमिनार्स करके, बच्चों के अलावा उनके पेरेंट्स तक की जानकारी पहुंचाई जाए। बंसल ग्रुप को हर घर के हर पेरेंट्स तक पहुंचाया जाए, क्योंकि बंसल ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है। वहाँ पे बच्चों को जो टेक्निकल नॉलेज है, फिजिकल नॉलेज है और जो रोबोटिक्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है वो बहुत अच्छी है। और बहुत कम ग्रुप ऐसे हैं इंदौर में जो ये आज जानकारी बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को इस चीज के लिए जागरूक करना पड़ेगा और पेरेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी। बिल्कुल, यानी कि अंकुर जी के अकॉर्डिंग अगर बच्चों के पेरेंट्स इन सारी सुविधाओं से अवगत होंगे तभी उनके बच्चों तक उनका लाभ पहुंच पाएगा। आपने जिस तरह से सर टेक्निकल एजुकेशन की बात कही है, तो मैं इसी संदर्भ में रोशनी से भी बात करना चाहूँगी। रोशनी, टेक्निकल एजुकेशन वो क्षेत्र है जिसमें हर बच्चा अपने कदम रखना चाहता है कि कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से हो। आपसे जानना चाहेंगे कि टेक्निकल एजुकेशन के महत्व को आप किस तरह से समझती हैं? देखिए, टेक्निकल एजुकेशन जो अभी इस दौरान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा है। और जैसा कि अभी सब कुछ ऑफलाइन नहीं हो पा रहा था, सब कुछ ऑनलाइन ही था और ऐसे में बच्चों को ऑनलाइन टेक्निकल एजुकेशन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और बंसल ग्रुप टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा सफल रहा है कुछ वर्षों में। मतलब काफ़ी वर्षों से बंसल ग्रुप ऑनलाइन टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और जैसे कि 12th के परसेंटेज के बेस पे और स्कॉलरशिप बेस पे बंसल ग्रुप में एडमिशन हो जाते हैं और टेक्निकल एजुकेशन, रोबोटिक्स और मैकेनिकल फील्ड में भी एडमिशंस होते हैं। इस बेसिस पे बंसल ग्रुप की बहुत सराहना करना चाहूंगी और ये भी कहना चाहूंगी कि टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करने में बंसल ग्रुप को बहुत हद तक सफल रहा है और मैं बहुत पसंद भी करती हूँ। बंसल ग्रुप काफ़ी हद तक सफल रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है टेक्निकल एजुकेशन का ये सफ़र हर बच्चे के लिए। अंकुर जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि बंसल समूह के द्वारा टेक्निकल एजुकेशन को हर वर्ग के क्षेत्र में उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? जैसे बंसल कॉलेज की सबसे सराहनीय कदम जो रहा है स्कॉलरशिप स्कीम। 12th क्लास के परसेंट के बेस पर जो बंसल ग्रुप बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, बच्चों की फीस में कंसेशन देते हैं, प्लस उनको हायर एजुकेशन के लिए भी आगे प्रोत्साहन देना, अलग अलग कैंपस में अलग अलग कंपनीज में जो इंटरव्यू दिलवाते हैं उससे बच्चों को आगे के लिए बहुत गाइडलाइन भी मिलती है, प्लस उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बिल्कुल। चलिए रोशनी से भी बात कर लेते हैं। रोशनी, एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है अपने शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच सामंजस्य रखना एक स्टूडेंट लाइफ में। आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच किस तरह से मेंटेन करती हैं? मेंटेन करना तो बहुत ज़रूरी होता है शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच में। जैसे कि एक स्टूडेंट लाइफ में पूरे दिन में लगभग 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते हुए बीत जाते हैं, तो इसमें मेंटल हेल्थ का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन फिजिकल हेल्थ के लिए अगर हम इन 5 से 6 घंटों के दौरान अगर हम 15 या 20 मिनट के लिए मेडिटेट करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और साथ में अगर हम योगा भी करते हैं तो उससे हमारी फिजिकल हेल्थ भी डेवलप होती है। इसलिए हमें मेडिटेशन एंड योगा का सपोर्ट लेना चाहिए हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बीच में सामंजस्य रखने के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है रोशनी ने। शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच सामंजस्य रखने में योगा और मेडिटेशन एक अहम भूमिका निभाते हैं। चलिए अंकुर जी से भी जान लेते हैं।
अंकुर जी, बच्चे देखते हैं कि नॉर्मली स्कूल एजुकेशन पर ज़्यादातर डिपेंडेंट रहते हैं। कई बार बच्चे चाहते हैं कि एक्स्ट्रा स्कोर करें, इसलिए प्राइवेट ट्यूशन्स की तरफ भी उनका रुख बढ़ जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी प्राइवेट ट्यूशन्स में मिश्रा क्लासेस में ऐसा क्या अपग्रेडेड एजुकेशन बच्चों को उपलब्ध कराते हैं जिससे क्वालिटी एजुकेशन के महत्व को वो समझ पाते हैं? मैम, बच्चों के लिए टाइम टाइम पर सेमिनार, कॉलेज विजिट्स, प्लस बच्चों को अलग से प्रैक्टिकल्स की फैसिलिटी, क्योंकि अभी किसी भी कोचिंग संस्थान या देवास में फैसिलिटी नहीं है कि बच्चों को अलग से प्रैक्टिकल्स कराया जा रहा हो, बच्चों को अलग टेक्निकल नॉलेज दिया जा रहा हो। अभी लास्ट मंथ हमारे कोचिंग में ही रोबोटिक्स की ट्रेनिंग दी गई थी, बच्चों को रोबोटिक्स के बारे में बताया गया था, और उसके बाद टाइम टाइम पे इनके जो टेस्ट पेपर्स हैं, अदर जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि उनको आगे भविष्य में काम आने वाले, उसकी अलग से जानकारी दी जाती है। और बहुत सारे कॉलेजेस के जो डायरेक्टर्स हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, उनको भी आज कोचिंग पे इनवाइट करके बच्चों को आगे के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। और जो यहाँ पे पुराने पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं जो आज हायर पोस्ट पे अच्छी जगह स्टेब्लिश है, उनको भी टाइम टाइम पर यहाँ विजिट करा के बच्चों को आगे के लिए उससे रास्ता मिलता है, उनको नई नई जानकारी प्रोवाइड होती है। बिल्कुल अंकुर जी, बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चों को फील्ड विजिट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और बच्चों की डेवलपमेंट पे उसी तरह से फोकस करते हैं। अब रोशनी, आपके पास मैं आना चाहूँगी। रोशनी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप आगे जाकर किस प्रोफेशन को चूज़ करने वाली हैं, क्या आपने डिसाइड कर लिया है? जी, मेरा इंटरेस्ट शुरू से एरोनॉटिकल फील्ड की तरफ ज़्यादा रहा है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरफ मेरा अट्रैक्शन शुरू से रहा है, तो मैं उसी फील्ड में जाना चाहूँगी। और जैसा कि एक एम होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, इसीलिए मेरा शुरू से मैंने वो एम बना रखा है कि मुझे उसी को अचीव करना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है कि रोशनी जो है वो एरोनॉटिकल फील्ड में आगे जाकर कुछ करना चाहेंगी। अंकुर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार बच्चे होते हैं जो अपने करियर को लेकर, अपने फील्ड ऑप्शंस को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि आगे जाकर वो क्या करना चाहेंगे या क्या करना उनके लिए सही रहेगा। आपसे जानना चाहेंगे कि आप ऐसे स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग किस तरह से करते हैं? इसीलिए मैम, जैसे स्टूडेंट 12th क्लास में एंटर करता है तो स्टूडेंट्स को कॉलेज में विजिट कराना, उनको हर फील्ड के बारे में, कॉलेजेस में जो जो फील्ड होती है, जो जो कोर्सेज होते हैं, हर कोर्सेज के बारे में सेपरेटली जानकारी प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी 10 to 12 डेज पहले बंसल कॉलेज ले गए थे, वहाँ पे बच्चों को हर स्ट्रीम के बारे में जानकारी दी गई, क्या क्या आगे कर सकते हो उस स्ट्रीम में, अगर वो स्टडी करते तो उनके लिए क्या पाथ रहेगा, क्या सक्सेस कर सकते हो उसमें, क्या अचीव कर सकते हैं। उसके बाद उनके बच्चों के पेरेंट्स से जो कन्वर्सेशन होता है बच्चों के साथ में, तो उससे पूरी जानकारी मिलती है कि बच्चा आगे कहाँ जा सकता है। क्योंकि 12th के बाद बच्चों के पास ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं, पर उनको ये नहीं पता रहता कि बच्चे को किस फील्ड में जाना बेस्ट रहेगा। और 1 साल या 2 साल बाद जब बच्चा उसमें हायर स्टडी करता है तो उसको लगता है कि उसने गलत फील्ड चूज कर ली या वो ये चीज नहीं कर सकता है। तो इसीलिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कॉलेज विजिट पर जोर देते हैं, प्लस टाइम टाइम पे बच्चों के पेरेंट्स से उनके करियर को लेकर बातचीत करते रहते हैं। बिल्कुल, और बच्चों के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना 12th जैसे क्लास में काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आपसे जानना चाहेंगे सर कि किस तरह से कई बार देखा जाता है कि बच्चे जो करना चाहते हैं और पेरेंट्स जो चाहते हैं कि वो आगे जाकर बच्चे करें, उसमें कई बार सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। कई बार बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। पेरेंट्स का प्रेशर, पीयर ग्रुप जो प्रेशर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है उनकी मेंटल स्टेट पे। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे में बच्चों को क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों सबसे पहले अपनी कंडीशन प्लस पेरेंट्स की कंडीशन, बच्चों की कंडीशन, इनके बारे में देखना चाहिए। उसके बाद में पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, अपने टीचर से, कलीग से, और डिसीजन खुद को लेना है कि स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स से वो खुल के बात करें, अपने टीचर से खुल के बात करें कि हम क्या चीज कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स उनको अलग कोर्सेज का बोल रहे हैं तो पेरेंट्स को बता सकते हैं कि हम क्या चीज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और जो चीज हमारी करने की इच्छा है क्या हम उस चीज को अचीव कर पाएंगे। अगर ये चीज बच्चे पेरेंट्स को बता पाए या बच्चे अपने टीचर को बता पाए, टीचर उनके पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं, तो ही स्टूडेंट्स को आगे सही स्ट्रीम मिल पाएगी। क्योंकि स्टूडेंट्स इतने ज्यादा आगे की फील्ड के बारे में सोचते बहुत ज्यादा है, पर उनको इतना ना तो नॉलेज होता है और ना उस बारे में कोई जानकारी होती। साथ के कलीग्स जो स्टूडेंट्स हैं
इन लोगों से जो उनको पता चलता है उसमें वो सोचते हैं कि ये फील्ड अच्छी है। पर बच्चों को कोई भी डिसीजन लेने से पहले घर की कंडीशन, पेरेंट्स और हम क्या कर सकते हैं उसको पहले डिसाइड करना चाहिए, उसके बाद कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल सर, एक टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आपसे भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपनी फैमिली कंडीशंस के अकॉर्डिंग या अपने आगे फ्यूचर प्लान्स के अकॉर्डिंग ही अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर आगे जाकर काम करें। चलिए रोशनी से भी बात कर लेते हैं। रोशनी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, सोशल मीडिया का ज़माना है और पिछले दिनों तो पढ़ाई भी बच्चों के सोशल मीडिया के ज़रिए ही हुई है और कई सारे ऐसे ट्रेंड्स होते हैं जिन पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया के तरफ। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप सोशल मीडिया को यूज़ करती हैं और करती हैं तो कितने देर तक उस पर एक्टिव रहती हैं? जी, मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहती हूँ क्योंकि जैसा कि बच्चों को कम एज में ही मोबाइल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो वो उसका सही उपयोग ना करते हुए बहुत बार गलत उपयोगों की तरफ भी चले जाते हैं। तो ये सोशल मीडिया का अट्रैक्शन अच्छा नहीं है, लेकिन जैसा कि अभी इस मुश्किल दौर के दौरान सारी पढ़ाइयाँ ऑफलाइन हो गई थी और ऑनलाइन हो गई थी और ऑफलाइन स्टडीज कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। इस कारण से कहीं न कहीं उसका पॉजिटिव वे में भी यूज़ करके अच्छे से उसका उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा उस पे 1 या 2 घंटे अगर ऑनलाइन स्टडीज़ भी कर रहे हैं, तो बस जी। उतना ही करें और ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल रोशनी, जिस तरह से आपने इस बात पर एम्फेसिस किया कि बच्चे कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी राह भी अपना लेते हैं जो शायद उन्हें नहीं अपनानी चाहिए उस उम्र के फेज में। अंकुर जी, इसी बात पर मैं आपसे ज़्यादा जानकारी लेना चाहूँगी कि अगर बच्चे इस तरह से किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, पढ़ाई के अलावा किसी और तरफ उनका ध्यान जो है आकर्षित हो जाता है, तब बच्चों को क्या करना चाहिए? स्टडी तरफ या तो आउटडोर गेम्स है या ज्यादा से ज्यादा समय अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करना चाहिए, जिससे उनको उस लत का, जैसे मोबाइल में गेम्स का आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा एक लत जैसी लग चुकी है। ज्यादा टाइम जैसे ऑनलाइन स्टडी नाम रहता था, आधे घंटे अगर ऑनलाइन स्टडी करेंगे तो 2 घंटे मोबाइल में गेम खेलेंगे। बच्चों को बहुत ज्यादा इस चीज की लत लग चुकी है, तो ज्यादा से ज्यादा समय अपना स्टडी में या कहीं आउटडोर थोड़ी देर वॉकिंग में चले गए, ज्यादा समय टीचर्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ ज्यादा समय स्पेंड करें। कहीं ना कहीं अपनी जो मोबाइल की लत है उसको कम से कम करते हुए अपना फोकस करियर और पढ़ाई की तरफ करें, उसके आगे अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, इसी कड़ी में आपसे जानना चाहूँगी कि सब पढ़े सब बढ़े बंसल समूह का एक अहम उद्देश्य रहा है हर बार से। आपसे जानना चाहेंगे कि हर विद्यार्थी तक इस उद्देश्य को पहुँचाने के लिए क्या किया जा सकता है? पार्डन में सब पढ़े बच्चों के लिए हमेशा से बंसल न्यूज़ जो है, बंसल समूह जो है वो हर बार इसको फोकस करता है कि बच्चे अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और हर जो उपलब्ध उनके लिए सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंच सके। हर विद्यार्थी तक इस सुविधा को पहुंचाने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे अच्छा रास्ता और सबसे सही तरीका ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पेरेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को अपने कॉलेज की उपलब्धियों को पहुंचाना और बच्चों को एक बार बताना कि जो टेक्निकल लाइन है, हायर एजुकेशन, उससे क्या फायदा है। क्योंकि आजकल स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बस 12th पास कर लें, पास करके कोई भी डिग्री ले लें, आगे तो हम कहीं भी कुछ भी कर लेंगे। तो पेरेंट्स और बच्चों को ये चीज पहुंचाना कि हम टेक्निकल कोर्सेज कर सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं, उसमें स्कीम ये है और अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा क्या अचीव कर सकते हैं, इस चीज की जानकारी बच्चों तक और बच्चों के पेरेंट्स तक पहुंचाना। और ये चीज बच्चों को बहुत अच्छे से किया जा रहा है और लक्ष्य जो ये प्रोग्राम है इसके माध्यम से बच्चों तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल, चलिए रोशनी से भी बात कर लेते हैं। रोशनी, बच्चे के लिए एकेडमिक्स के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ का भी होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। बच्चे काफ़ी मेंटली भी नहीं, फिजिकली भी काफ़ी ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं जब वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि किन एक्टिविटीज़ में आप रुचि रखती हैं, किन एक्टिविटीज़ में आप अपने स्कूल में पार्टिसिपेट करती हैं? जी, वैसे तो मेंटल हेल्थ के साथ-साथ फिजिकल हेल्थ का होना भी बहुत आवश्यक होता है, इसलिए मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ, बास्केटबॉल प्लेयर हूँ और जैसे फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर अगर को-करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ भी फोकस किया जाए तो हम अपना लक्ष्य बहुत आसानी से पा सकते हैं।
बिल्कुल। और इसीलिए जैसे कि जो ये आउटडोर गेम्स है, इससे हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छे से डेवलप होती है, इसलिए इस तरफ भी जैसे कि फील्ड लाइन भी बहुत अच्छी है, इस तरफ फ्यूचर स्कोर करने के लिए भी काफी फायदेमंद है, इसीलिए हमें उस बारे में भी सोचना चाहिए। रोशनी, जिस तरह से आपने फिजिकल हेल्थ के बारे में कहा, इसी कड़ी में आपसे जानना चाहूंगी कि पिछले दिनों कोरोना का काल था और बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेशन या स्ट्रेस जैसे शब्दों से ज़्यादा रूबरू हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बदलाव आपने महसूस किया इस कोरोना काल में, किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रही? जैसा कि सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया था एजुकेशन सिस्टम, लेकिन जैसे ऑनलाइन स्टडीज में काफी स्टूडेंट्स कुछ समझ में नहीं आ पाता है, जैसे कि ऑफलाइन स्टडीज में टीचर्स आपके सामने होते हैं तो आप अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जी। ऑनलाइन स्टडीज में ऐसा नहीं हो पाता था, इसीलिए बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई। लेकिन फिर भी उस दौरान सारे डाउट्स क्लियर करके और काफी मेहनत करके, जैसे कि सब जानते हैं हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, तो वैसे ही करके सारा प्रिपरेशन किया हुआ है अभी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और देखा जा रहा था कि बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिप्रेस थे और कई बार ऑनलाइन क्लासेस की वजह से भी उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था। चलिए, अंत में आपसे रोशनी जानना चाहेंगे एक बार फिर कि स्टूडेंट्स को, अपने जैसे स्टूडेंट्स को आने वाले समय के लिए वो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी स्टूडेंट्स को यही संदेश देना चाहूंगी कि जैसे कि एग्जाम पास आती है तो ज्यादा पैनिक नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब पैनिक कर लेते हैं तो उन्होंने जो साल भर पढ़ाई की होती है वो भी भूल जाते हैं, तो इसीलिए पैनिक नहीं करते हुए जो पूरा पढ़ाई की हुई है उसका रिवीजन करते रहना चाहिए। और एग्जाम के अंतिम दिनों में पढ़ने से ज्यादा फायदेमंद होता है कि साल भर अगर हम थोड़ा थोड़ा करके सिलेबस कंप्लीट करते हैं और एंड में जाके रिवीजन करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। बिल्कुल, रोशनी ने बहुत अच्छे से बताया है कि रिवीजन करते रहना चाहिए और एंड मोमेंट पे पैनिकिंग से बचना चाहिए। इसी कड़ी में अंकुर जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि अंत में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अंत में ये कहेंगे कि ये अच्छे से अपना गोल डिसाइड कीजिए, और जब तक गोल को प्राप्त नहीं करो तब तक रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। मंजिल तक पहुंचने से पहले कभी भी अपने कदम रुकना नहीं चाहिए। चलिए, बिल्कुल आशा करती हूँ कि आप दोनों की ही बातें हमारे दर्शकों के काफ़ी काम आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।